नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 यानी कार्यपत्रक संख्या 1 को, जो कि हमारी 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। इसमें हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक है मानचित्र, उसको हम रिवाइज करने वाले हैं, उसको हम समझने वाले हैं। जितनी भी आपकी वर्कशीट मिलेगी जुलाई मंथ में, उन सभी वर्कशीट में हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यानी आपने क्लास 8th में क्या पढ़ा था, क्लास 8th के कुछ कंसेप्ट जो क्लास 9th के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि आप कुछ दिनों के बाद एक एग्ज़ाम देने वाले हो, जीएसटीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपके इस जुलाई मंथ के साथ शुरुआत होने वाली है। ओके, आपकी जितनी भी वर्कशीट आएगी क्लास 9th की वर्कशीट, वो सभी वर्कशीट आपको ट्यूसडे तक मिल जाया करेगी। यानी कि हर वीक की जो वर्कशीट है वो मैं ट्यूसडे तक आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। यानी कि आप इजीली अपने टाइम को प्लान आउट कर पाओगे, एडवांस में अपनी वर्कशीट कर पाओगे। दूसरा, हम सभी चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके क्लास 9th सोशल साइंस एसएसटी के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, कि कौन से क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास 9th एसएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्द ही आपको साइंस के भी कर चुके हैं, मैथ्स के भी कर चुके हैं, हिंदी के भी मिल जाएंगे। ओके, तो सारी टेंशन छोड़ दीजिए, आराम से वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें क्या मिला है। मानचित्र है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मानचित्र मतलब मैप। ओके, ये मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। ओके, यानी पूरी पृथ्वी हो सकता है, पूरी पृथ्वी हो सकता है, या फिर उसका कोई एक हिस्सा है, उसको पैमाने की सहायता से, पैमाना समझते हो ना, स्केल से, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे रफ एंड से ड्राइंग बना दी, हमें स्केल के अकॉर्डिंग जो चित्र बनाएंगे किसी भी पेज के ऊपर, तो वो क्या होगा, वो मानचित्र होगा। यानी कि पृथ्वी की सतह, पूरी पृथ्वी हो सकती है, उसकी सतह या इसके एक भाग का, कोई एक भाग हो सकता है, एक शहर हो सकता है, एक जिला हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या एक स्टेट हो सकता है, राज्य हो सकता है, एक देश हो सकता है। तो यानी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने मतलब स्केल के अकॉर्डिंग, अप टू स्केल होना चाहिए, माप करके, पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, चपटी सतह क्या होगा, जो प्लेन है, जैसे कि पेज होता है, ओके, उस पर खींचा गया जो चित्र है उसे हम कहेंगे मानचित्र। समझ में आ गया? यानी कि पूरी पृथ्वी है या उसका कोई एक भाग है, उसका पैमाने की सहायता से चपटी सतह पर कोई चित्र बनाएंगे तो उसे हम मानचित्र कहेंगे। क्योंकि पृथ्वी है वो गोलाकार है, इस गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पूरी पृथ्वी क्या है, वो गोलाकार है, ठीक है। अब गोलाकार है, उसको अगर ठीक से समझना है तब कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए ग्लोब ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ग्लोब और मानचित्र की तुलना की जाए, ग्लोब आपने देखा होगा स्कूल में, आपके टीचर्स ने दिखाए होंगे, आप यहाँ पर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। अब ग्लोब और मानचित्र में ये डिफरेंस होता है कि मानचित्र है उसको हम बैग में डाल सकते हैं, मानचित्र है उसको फोल्ड किया जा सकता है, मानचित्र में हम छोटे से भाग को भी देख सकते हैं, छोटे से भाग को बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, सस्ता होता है, कहीं पे भी ले जाना लाना आसान होता है, कई सारे एडवांटेज होते हैं मानचित्र के। लेकिन ग्लोब की बात की जाए, जब पूरी पृथ्वी को एक साथ देखना हो, समझना हो अच्छे से, तब हमें ग्लोब की सहायता लेनी पड़ती है, तब ग्लोब ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो यहाँ पे एक आपका प्रश्न बनता है कि ग्लोब मानचित्र से बेहतर है कैसे, कोई एक पॉइंट बताना है। तो ग्लोब मानचित्र से बेहतर उस वक्त हो जाता है जब हमें पूरी पृथ्वी को अच्छे से समझना हो, सभी महाद्वीपों को एक साथ समझना हो, तब ग्लोब ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज मानचित्र ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ओके, यहाँ तक हमने समझ लिया कि मानचित्र क्या है, ग्लोब क्या है, और ग्लोब मानचित्र से बेहतर माना जाता है कब, जब हमें पूरी पृथ्वी को समझना हो। ओके, अब मानचित्र के प्रकार की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वो होते हैं जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान, नदी, महासागर, सागर, ओके, महाद्वीप। महाद्वीप मतलब प्राकृतिक तौर पर दिखाना हो, राजनीतिक तौर पर नहीं। यानी इसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि, इनको अगर हमें दिखाना है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, भौतिक मानचित्र का। यानी कि वो मानचित्र क्या कहलाएंगे, भौतिक मानचित्र कहलाएंगे। यानी कि पृथ्वी के प्राकृतिक लक्षणों को जो दिखाएंगे उसको भौतिक मानचित्र। तो इसको समझ लीजिए कि जैसे नदी दिखा रहा है तो कौन सा मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है। मैदान दिखा रहा है, पठार दिखा रहा है, पर्वत दिखा रहा है, द्वीप दिखा रहा है, तो कैसे मानचित्र है,
वो भौतिक मानचित्र होंगे। दूसरे प्रकार के जो मानचित्र मैप होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के विभिन्न देशों को, राज्यों को, उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। ओके, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल मानचित्र, यानी कि स्टेट है बाउंड्री के साथ दिखा रहे हैं, कंट्री को बाउंड्री के साथ दिखा रहे हैं, ओके, कंटिनेंट्स को बाउंड्रीज के साथ दिखा रहे हैं, तो वो राजनीतिक मानचित्र कहलाएंगे। क्लियर। उसके बाद थीमेटिक मानचित्र होते हैं तीसरे प्रकार के। पहला क्लियर हो गया होगा, यानी भौतिक कौन से होते हैं, जो प्राकृतिक जो कारक हैं उनको दिखाते हैं। राजनीतिक जो राजनीतिक इकाइयों को दिखाते हैं, जैसे देश हो गया, राज्य हो गया, या महाद्वीप हो गए बाउंड्रीज के साथ, ओके, जिले हो गए। और तीसरे होते हैं थीमेटिक। थीमेटिक जो होते हैं कोई विशेष थीम से रिलेटेड होते हैं, यानी कि विशेष जानकारियाँ देते हैं, जैसे सड़क का हो गया, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र हो गया, वन मानचित्र हो गया, उद्योग मानचित्र हो गया, जनसंख्या का मानचित्र हो गया। तो ये थीमेटिक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ को दिखा रहे हैं ना, जैसे जो जनसंख्या को दिखा रहे हैं तो वो जनसंख्या मानचित्र है, तो वो थीमेटिक कहलाएगा। ओके, तो ये तीन प्रकार के मानचित्र है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और तीसरा हो गया थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के जो मानचित्र जो एक विशेष प्रकार के तत्व को, कारक को दिखाते हैं, उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और इसमें जो सूचना दी गई उसी के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे जनसंख्या दिखा रहा है तो ये जनसंख्या मानचित्र हो जाएगा। और इन मानचित्रों के जो संग्रह को, जो बुक होती है जिसमें सारे मानचित्र हमें मिलेंगे, उसको बोलते हैं एटलस। ओके, एटलस के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास होगी, या फिर आपने सुना होगा कि एटलस। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ इसको सर्च भी कर सकते हो। कहाँ सर्च कर सकते हो? टेलीग्राम के ऊपर सर्च कीजिए, गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा लगेगा आप स्टेट्स या कंटिनेंट्स के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो। ओके, तो मानचित्रों के संग्रह की बुक को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मानचित्र क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब बैटर कब होता है, और तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं कौन कौन से। ओके, अब बात आती है कि मानचित्र में क्या होता है। तो मानचित्र में तीन प्रमुख घटक होते हैं। ओके, मानचित्र के तीन प्रमुख भाग कह लीजिए। पहला है दूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूरी उसमें कैसे दिखाई जाएगी, स्केल से। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा, मैप को आपने नहीं देखा तो आज सर्च करके देखिए, उसके नीचे स्केल दिया होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50,000 किलोमीटर, ऐसे कुछ लिखा होता है। माइल्स में दिया होता है, या 1 इंच में दिया होता है, 1 इंच इज इक्वल टू डैश एंड डैश, दैट एंड दिस, जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग है। तो वो होता है दूरी। उससे हम एग्जैक्टली आइडिया लगा पाते हैं कि ये कितनी दूरी है, उसको अगर मापें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके तीन भाग होते हैं, तीन घटक होते हैं। एक तो दूरी, कि उसमें दूरी होती है वो सही से दिखाई जाती है। दूरी क्या होती है कि जो वास्तविक दूरी है, यानी स्थल पर जो वास्तविक दूरी है और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी है, उसका अनुपात होता है कि 1 सेंटीमीटर है वो कितने किलोमीटर दिखा रहा है। ओके, तो वो पैमाने के अकॉर्डिंग होता है। तो पैमाने के बिना अगर मानचित्र कहें तो वो मानचित्र हम सही से वैज्ञानिक मानचित्र नहीं कह सकते, क्योंकि वो सही जानकारी नहीं देंगे। दूसरा होता है उसमें दिशा। अब दिशा भी उसमें होनी चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी मानचित्र होते हैं उसमें दिशा दी होती है। आमतौर पे ऊपर का हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे का हिस्सा होता है वो साउथ होता है। ओके, इसी तरीके से जो दाईं ओर होता है वो पूर्व होता है, बाईं ओर होता है वो पश्चिम होता है। तीसरा होता है उसमें प्रतीक, सिंबल भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कलर यूज़ किए जाते हैं, कई सारे और भी सिंबल वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये तीन प्रमुख घटक होते हैं मानचित्र को सही से बनाने में। तो हम पैमाने की बात कर चुके हैं कि स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात है, उसको हम दिखाते हैं, तो वो पैमाना कहलाता है कि क्या स्केल हमने लिया है। उसके बाद मानचित्रों में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर पूर्व दिशा होती है, बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, यानी कि दिशाएं दिखाई जाती हैं। इसके अलावा इनके बीच की दिशाएं भी 4 दिशाएं दिखाई जाती है, उत्तर पूर्व। इसी तरीके से जैसे ये हम यहाँ पे बात करें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ओके, ये यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, और फिर यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गए। ओके, तो ऐसे ही उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ये 4 और बीच की दिशाएं हो जाती है। मानचित्र का तीसरा जो कारक है यहाँ पे प्रतीक, यानी कि प्रतीक या आकृति जो चिन्ह हम यूज करते हैं, चिन्ह जो यूज करते हैं, इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड किया जाता है, ताकि अगर मैप बनाया है इसको अगर हम लैंग्वेज नहीं जानते तो भी उस मैप को समझ पाएं, कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वही दूसरे देश में होना चाहिए। ओके, तो ये जो रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं,
जो प्रतीक होते हैं उनको बोलते हैं रूट चिन्ह। जैसे कि रेलवे लाइन दिखाना है तो एक ही तरीके से दिखाई जाएगी, अगर कहीं पे ब्रिज दिखाना है, पुल दिखाना है तो एक ही तरीके से दिखाया जाएगा। ओके, तो ये रूट चिन्ह कहलाते हैं, क्योंकि पुल को एग्जैक्टली तो नहीं बना सकते, मैप छोटा सा होगा ना, एग्जैक्टली नहीं बना सकते, तो उसमें वो रूट चिन्ह है वो यूज़ किए जाते हैं। मानचित्रों पर नीला रंग है वो पानी के लिए, भूरा रंग है वो पर्वतों को दिखाने के लिए, पीला रंग है वो पठारी प्रदेशों को दिखाने के लिए, और हरा रंग है वो मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय सहमति के अनुसार ही होते हैं। तो ये हमने पढ़ा मैप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये दिक् सूचक भी दिया गया। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की 5 आसान से, बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। ओके, तो ये थीमेटिक मानचित्र है। वर्षा दिखा रहा है ना, कोई विशेष चीज दिखा रहा है, तो थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। उसके बाद दूसरा है भारत की नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है। भारत की नहीं, कहीं की भी नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र है वो भौतिक मानचित्र कहलाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक लक्षणों को दिखा रहा है। ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया कि विश्व के विभिन्न देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होगा। यानी कि विश्व के अलग अलग देश हैं उनको दिखा रहा है, तो ये किस प्रकार का मानचित्र होगा, ये राजनीतिक मानचित्र होगा। ओके, पॉलिटिकल मैप होगा ये। फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, मानचित्र का क्या अर्थ है, मानचित्र होता है क्या, ये हमें समझाना है। पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे, ये भी हमें बताना है कि ग्लोब है वो कैसे बेहतर हो सकता है अगर हमें पृथ्वी का सटीक वर्णन करना हो। ओके, तो मानचित्र क्या है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। यानी पृथ्वी पूरी हो सकती है, उसके किसी एक भाग का एक चपटी सतह उस पर खींचा गया जो चित्र है पैमाने की सहायता से, उसको हम मानचित्र कहेंगे। क्योंकि पृथ्वी एक गोलाकार है, तो एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है, ठीक से नहीं दिखा सकते। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को समझने के लिए हम ग्लोब को मानचित्र से बेहतर मानते हैं। ओके, यानी कि पूरी पृथ्वी को अगर एक साथ समझना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है हम ग्लोब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पृथ्वी है वो गोलाकार है, गोलाकार को एक साथ दिखाना, उसी तरीके से दिखाना असंभव है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें एक रेखा चित्र दिया गया है, उसमें हमें दिशा बतानी थी, तो आप इसी टाइप से एक डायग्राम बना सकते हो। इसमें नॉर्थ रहेगा ऊपर की साइड में, यहाँ साउथ होगा, यहाँ वेस्ट होगा और यहाँ पर होगा हमारी ईस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारी ये दिशाएं रहेगी। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान और एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी अपने नाम के साथ, अपने स्कूल के नाम के साथ ज़रूर कीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर वर्कशीट के लिंक थोड़े पहले शेयर कर दिए जाते हैं। बाद में थोड़ी दिनों के बाद आपको सॉल्यूशन भी वहीं पर मिलने वाले हैं PDF फॉर्मेट में, या फिर जो चैप्टर्स के वीडियोज़ है वो भी आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जस्ट सर्च कीजिए ज्योग्राफी गुरु, आपको चैनल मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।